जरा एक ऐसे दौर के बारे में सोचिए जब करोड़ों लोगों की अपनी कोई आवाज ही नहीं थी। तो आज हम उस एक लड़ाई की कहानी समझेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है डॉक्टर B.R. अंबेडकर की और न्याय के लिए उनकी पहली और सबसे साहसी दिमागी जंग की। चलिए इस ऐतिहासिक पल को जरा गहराई से समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में करोड़ों लोगों के लिए यही एक कड़वी हकीकत थी। उन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। समाज ने उन्हें हर तरह की तरक्की और नागरिक अधिकारों से पूरी तरह दूर कर दिया था। और देखिए, ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, नहीं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो उन्हें इंसान होने के बुनियादी हक से भी महरूम रखता था। तो असल में जड़ क्या थी समस्या की? ये सिर्फ गरीबी या सोशल बॉयकॉट नहीं था। असल प्रॉब्लम पॉलिटिकल थी। एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने ही देश में एक तरह से गायब थी, बिना किसी पॉलिटिकल वॉइस के। और देखिए, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये नतीजा था एक बहुत ही गहरी सोशल और पॉलिटिकल व्यवस्था का, जिसे सदियों से बनाया और संभाला गया था। मतलब ये सिस्टम ऐसा बनाया ही गया था कि पावर और अधिकार कुछ ही लोगों के पास रहें और एक बहुत बड़ी आबादी को पूरी तरह से पावरलेस बना दिया जाए। और फिर इसी अन्याय को चैलेंज करने के लिए एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल सामने आए। एक ऐसा इंसान जो इस सिस्टम को सिर्फ महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे लॉजिक और एविडेंस से तोड़ सकता था। तो ये पूरी कहानी एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ी है। 27 जनवरी 1919। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश साउथ बरो कमेटी के सामने अपनी लिखित गवाही पेश की। और ये जो दस्तावेज था ना, ये सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं थी, ये तो समझिए एक क्रांति की शुरुआत थी। और इस दिमागी जंग के लिए डॉक्टर अंबेडकर वो पूरी तरह से लैस थे। सिडेनम कॉलेज में प्रोफेसर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री और उस वक्त लंदन में अपनी PhD और कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थी, वही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। अंबेडकर का जो कोर बिलीफ था, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लोगों के लिए सरकार नहीं था। नहीं, असली मतलब था लोगों की सरकार। मतलब पार्टिसिपेशन ही सब कुछ है। लोगों की हिस्सेदारी के बिना लोकतंत्र ही नहीं है। अब डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? जाहिर है, वोट देने का हक। और यहीं से हम इस पूरी कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं, वोट के अधिकार की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ एक अधिकार के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए थी। तो ये जो शब्द है फ्रेंचाइज या मताधिकार, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पब्लिक इलेक्शंस में वोट करने का हक। ये पॉलिटिकल पावर की समझिए मास्टर की है। जिसके पास ये चाबी है, उसकी आवाज है, उसकी गिनती होती है। और जिसके पास नहीं, वो तो जैसे है ही नहीं। अच्छा, उस वक्त रिप्रेजेंटेशन को लेकर दो सिस्टम्स पर बड़ी बहस चल रही थी। एक था जनरल इलेक्टोरेट, मतलब एक इलाके के सब लोग एक ही कैंडिडेट को वोट देंगे। और दूसरा था सेपरेट इलेक्टोरेट, जहां एक कम्युनिटी सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के कैंडिडेट को वोट दे सकती थी। और ये फर्क बहुत बहुत बड़ा था। तो सवाल ये है कि अंबेडकर ने जनरल इलेक्टोरेट का विरोध क्यों किया? उनका तर्क एकदम साफ था। सोचिए, एक गांव में 100 वोटर हैं, 90 एक ग्रुप के, 10 दूसरे ग्रुप के। अगर सब मिलकर वोट करें तो क्या उन 10 लोगों का कोई नुमाइंदा कभी जीत पाएगा? अंबेडकर ने कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी की आवाज को कुचल देगी। उनके वोट बेकार हो जाएंगे और उनका कोई असली रिप्रेजेंटेटिव कभी चुना ही नहीं जाएगा। और यहीं पे अंबेडकर का जीनियस असल में चमकता है। उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या फिलॉसफिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, नहीं, उन्होंने अपनी बात को, जिसे कहते हैं ना, आयरन क्लैड प्रूफ पर खड़ा किया। और वो प्रूफ था डेटा। उन्होंने गवर्नमेंट का ही हथियार गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1911 का सेंसस, ये जो टेबल दिख रहा है ना, ये वही डेटा है जिसे अंबेडकर ने इंसाफ के लिए एक हथियार बना दिया। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग अलग जातियों के बीच वोटरों के डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया और दिखाया कि वोटिंग का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी या एजुकेशन से तय नहीं हो रहा था, असल खेल तो जाति का था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये एक शॉकिंग कहानी बताते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हर 1000 ब्राह्मणों में से करीब 54 लोग वोटर थे। ठीक है, उस जमाने के हिसाब से ओके है, पर महार जाति यानी अस्पृश्य माने जाने वाली जाति के लिए यह नंबर क्या था? सोचिए, 1000 में से एक भी नहीं, सिर्फ 0.1, मतलब 10,000 महार लोगों में से सिर्फ एक आदमी वोट दे सकता था। यह कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, यह तो एक ऐसी खाई थी जो डेमोक्रेसी का मजाक बना रही थी।
और इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन की थी ही नहीं। डेटा ने यह प्रूफ कर दिया कि सिस्टम ही बायस था, पूरा का पूरा सिस्टम। भले ही कोई अस्पृश्य व्यक्ति वोट देने की सारी शर्तें पूरी भी कर ले, चुनावी सिस्टम ऐसा था कि उसे जानबूझकर बाहर ही रखा जाता था। तो अपने इस डेटा बैक्ड एनालिसिस के दम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 3 सीधी-सीधी मांगें रखीं। नंबर 1, अस्पृश्यों को एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप मानो जो पॉलिटिकल राइट्स के हकदार हैं। नंबर 2, इन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो। और नंबर 3, बॉम्बे विधान परिषद में इनके लिए 9 सीटें रिजर्व करो। तो इस एक एकेडमिक से दिखने वाले डॉक्यूमेंट का असर क्या हुआ? ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की एक घटना बनकर नहीं रह गया। इसने तो इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। अंबेडकर के इस आर्ग्यूमेंट ने कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए जो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। पहला ये कि पॉलिटिकल पावर के बिना सोशल जस्टिस मिलना नामुमकिन है। दूसरा कि माइनॉरिटीज के राइट्स मेजॉरिटी की मेहरबानी पर नहीं छोड़े जा सकते। और तीसरा कि इंसाफ की हर मांग फैक्ट्स और एविडेंस पर टिकी होनी चाहिए। तो टेक अवे क्या है यहां से? ये जो गवाही थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक फाउंडेशनल मोमेंट। इसने इंडिया में बराबरी की लड़ाई को सोशल रिफॉर्म की एक अपील से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के एक हक की मांग में बदल दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। 1919 में अंबेडकर की वो लड़ाई आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया भर में कोई भी डेमोक्रेसी ये कैसे इंश्योर कर सकती है कि जो सबसे मार्जिनलाइज्ड आवाजें हैं उन्हें सिर्फ सुना ही ना जाए, बल्कि पावर के कॉरिडोर्स में उनका सच में रिप्रेजेंटेशन हो।